प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड का नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एक बार सारे साथी जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी अपनी पसंदीदा क्लास। प्यारे बच्चों, आज कल हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 5 का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको हम लोग लिखते हैं, है ना। जो कि आपके 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए फटाफट। क्या हो गया, सब बच्चे जुड़ गए हो? इतना लंबा सा कौन मैसेज कर रहा है? चलो अभी पढ़ेंगे। कौन है ये? चलो फिर ठीक है। गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट, जल्दी जुड़ जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी। कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि कॉपी पेन वैसे आज काम तो आने वाली नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, और आपको क्वेश्चन आंसर दोनों साथ साथ मिलेंगे। कहीं जहाँ नहीं लिखा होगा, जहाँ सॉल्व करना होगा, वो मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो कोई न्यूमेरिकल भी आए हैं चैप्टर से, जो जो न्यूमेरिकल आए हैं वो तो मैं ऑलरेडी चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो करा चुका हूँ, है ना। हम्म। लाइएगा कौन, क्या 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 लाइएगा, क्या कह रहा है जी? फॉर्मूला शीट कह रहे हो क्या? मैं सब करा दूंगा, परेशान मत हो। इतना सारा सबकी दुविधाएं हैं। कोई नहीं, सबकी दुविधाओं को साइड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 17 है चुंबकत्व एवं द्रव्य का। अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। आप सभी परिचित हैं इस अध्याय से। पीवाईक्यू और डाउट सेशन 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक था वो टॉपिक कल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, और आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि पहला क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव का, जो आपसे कई बार पूछा है परीक्षा में, वो ये है कि भाई साहब, क्वेश्चन ये है 2020 और 2022 में आपसे पूछा था, एक छोटे क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाएं। एक छोटा क्षण चुंबक है, उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को समझाएं। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि छोटा क्षण चुंबक होता है तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चुंबक है, अक्षीय स्थिति क्या होता है? अक्षीय स्थिति की बात करी जाए तो मान लीजिए ये नॉर्थ पोल इसका है और ये साउथ पोल इसका है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेख अक्ष है, इस तरीके से अक्ष है। इस अक्ष पर अगर कोई बिंदु बिंदु पी है, यहाँ पर आपसे कहा जाए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। बीच में हम मध्य बिंदु ओ मान लेते हैं, चलिए। तो अगर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने को कहा जाए तो ये अक्षीय स्थिति कहलाता है ना। और निरक्षीय स्थिति क्या कहलाता है? निरक्षीय स्थिति मतलब कि जब निरक्ष बिंदु हो, जैसे कि कोई ये हो, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस तरीके से यहाँ पर बीचों बीच में, इन दोनों के बीचों बीच में ऐसे, मतलब इसकी अक्ष के लंबवत अक्ष, इसकी जो अक्ष है उसके लंबवत अक्ष जो है उसे हम कहते हैं निरक्ष। क्या कहते हैं? निरक्ष। और यहाँ पर कोई बिंदु बिंदु पी है, यहाँ पर अगर आपसे कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहे तो इसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा है देख लेते हैं। अक्षीय स्थिति जब बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो। जब बिंदु कहाँ स्थित हो? चुंबक के अक्ष पर स्थित होता है तो इस स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। इसे गॉस ए स्थिति या टैन ए स्थिति भी कहते हैं। इस स्थिति को गॉस ए, इस वाली को गॉस ए स्थिति या टैन ए स्थिति भी कहते हैं। आप ये लाइन लिख सकते हो, ये लाइन वैसे आपके किसी काम की है नहीं, वैसे लिखना को लिख सकते हो, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? निरक्षीय स्थिति जब बिंदु उस रेखा पर स्थित हो जो चुंबक के मध्य तथा अक्ष के लंबवत होता है। क्या लिखा है? निरक्षीय स्थिति जब बिंदु उस रेखा पर स्थित हो, जब बिंदु उस रेखा पर स्थित हो जो चुंबक के मध्य तथा अक्ष के लंबवत, अक्ष यहां से जाती है, अक्ष के लंबवत हो, ठीक है। अक्ष के कैसा हो? अक्ष ये होती है, अक्ष के लंबवत हो, ठीक है, होता है। इस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। हो जाएगा। इसे टैन बी या गॉस बी स्थिति भी कहते हैं। टैन बी स्थिति या गॉस बी स्थिति भी कहते हैं। 35 नंबर वाला क्वेश्चन। अरे वो वाईटी के लिए था यार, उसको बनाने के लिए अगले संडे तक का वेट करना पड़ेगा। संडे को लाएंगे, संडे को लाएंगे। 35 नंबर वाली जो क्लास थी वो आपके संडे को आएगी, वाईटी पर आएगी, ठीक है। मिल गया जवाब। अब बस करो बाबू, पहला वाला बोर्ड लाइए, पहला वाला बोर्ड लाइए जो पहले पढ़ाते थे, जिसमें पहले लिखते थे। एक क्यूरी का नियम कह रहा है, क्यूरी का नियम अभी कराएंगे। क्यूरी का नियम पे बर्दाश्त करिए। क्यूरी का नियम, शैथिल्य लूप, शैथिल्य हानि, ये 3 चीजें अभी हम कराएंगे, ठीक है। विश्वास रखिए, वादा है हमारा, वादा नहीं तोड़ते हम कभी, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लीजिए जो पढ़ाया जा रहा है। मुझे सारी चीजें याद हैं तो मैं कराऊंगा, ठीक है, परेशान मत हो। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान पर के आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं?
किसी स्थान पर के आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? 2021 और 2022 में आपसे पूछा हुआ है। आभासी नमन कोण जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था, जब पढ़ाया था आभासी नमन कोण की परिभाषा लिखाई थी, आपको याद होगा। चुंबकीय यामोत्तर में अगर चुंबकीय सुई लटकी है तो क्षैतिज से जो कोण बनाएगी वो हमारा कहलाएगा नमन कोण। लेकिन अगर चुंबकीय यामोत्तर के अलावा किसी भी यामोत्तर में लटकी है, यामोत्तर तो क्या होता है, यामोत्तर क्या होता है? यामोत्तर एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर तल होता है जो पृथ्वी से गुजरता है। तो जरूरी नहीं है कि चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला तल चुंबकीय यामोत्तर होगा, बाकी अन्य जगह से जो ऊर्ध्वाधर तल गुजरेगा वो चुंबकीय यामोत्तर थोड़ी होगा। तो किसी अन्य यामोत्तर में अगर चुंबकीय सुई लटकी हुई है तो वो क्षैतिज से जो कोण बनाती है वो कहलाती है आभासी नमन कोण। क्या कहलाती है? आभासी नमन कोण। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आभासी नमन कोण जब नमन वृत्त चुंबकीय यामोत्तर रेखा पर नहीं हो, जब नमन वृत्त जो है चुंबकीय यामोत्तर रेखा पर नहीं हो, तब चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण आभासी नमन कोण कहलाता है। अथवा करके आप एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं, अथवा करके आप एक परिभाषा और लिख सकते हैं। वो परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी, क्या होगी कि यदि चुंबकीय सुई कहां पर हो, यदि चुंबकीय सुई कहां पर हो? चुंबकीय यामोत्तर के अतिरिक्त, चुंबकीय यामोत्तर के अतिरिक्त, चुंबकीय यामोत्तर के अतिरिक्त अन्य किसी यामोत्तर में हो, अतिरिक्त अन्य किसी यामोत्तर में हो, अन्य किसी यामोत्तर में हो, यामोत्तर में हो तो वह क्षैतिज से जो कोण बनाती है, वह क्षैतिज से जितना कोण अंतरित करती है, जितना कोण अंतरित करना यानी बनाना, ठीक है, अंतरित करती है कौमा आभासी नमन कहलाता है, आभासी नमन कहलाता है, आभासी नमन कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये होता है चुंबकीय यामोत्तर के अतिरिक्त अन्य किसी यामोत्तर में हो चुंबकीय सुई। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो क्षैतिज से जितना कोण अंतरित करेगी चुंबकीय सुई उसे हम आभासी नमन कोण कहेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है सबका, चलिए ले लीजिए। फिर पहले नंबर क्वेश्चन का ले लीजिए, सबसे पहले इसका लीजिए। 1 2 3 हो गया स्क्रीनशॉट, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3। चाहे ये क्वेश्चन लिखिए, चाहे ये आंसर लिखिए, चाहे ये आंसर, आपके पास मैंने 2 आंसर लिख दिया ना, तो आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक है, 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय विभव की परिभाषा दीजिए। कल चुंबकीय विभव लिखवाया था, कल चुंबकीय विभव लिखवाया था, तो चाहे वो वाली परिभाषा लिख लीजिए कल वाली, चाहे ये वाली लिख लीजिए, दोनों आपके पास है। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे चुंबकीय विभव कहते हैं। जितना कार्य करना पड़ता है उसे चुंबकीय विभव कहते हैं। तो चुंबकीय विभव यहाँ पे V बराबर हो जाएगा W अपॉन में Q नहीं होता, स्मॉल m होता है, स्मॉल m होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, स्मॉल m होता है। अतः यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि V बराबर, अगर आप इकाई धनावेश से निकाल रहे हैं r दूरी पर, मतलब मान लीजिए कि इकाई ध्रुव, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ पोल आपको पता है, इसके पीछे वाले का हम हटा देते हैं। चलिए, नॉर्थ पोल के कारण, सिर्फ नॉर्थ पोल के कारण, इकाई ध्रुव के कारण अगर आपको निकालना हो r दूरी पर विभव किसी बिंदु P पर, इकाई ध्रुव के कारण अगर आपको r दूरी पर निकालना हो, सिर्फ एक ध्रुव के कारण निकालना हो r दूरी पर विद्युत चुंबकीय विभव, तो V बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या होता है m अपॉन में r। m क्या है? इसका ध्रुव सामर्थ्य है, और r क्या है? वो दूरी है जहां पर विभव में ज्ञात करना है। तो ये आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा से, स्क्रीनशॉट लेना है, अरे ले लो ना यार,
लो जल्दी से, जल्दी लो, जल्दी जल्दी फटाफट, 1 2 3, 1 2 3, जल्दी जल्दी लो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी, 1 2 3। नेक्स्ट, एक छोटे क्षण चुंबक के अक्ष और भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए व्यंजक लिखें। एक छोटे चुंबक के अक्ष और भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। आपको याद है, एक छोटे चुंबक क्षण के लिए, एक छोटे क्षण चुंबक के लिए एक छोटा क्षण चुंबक बना लिया, इसका नॉर्थ पोल ये है, इसका साउथ पोल इधर है। इसके मध्य बिंदु पर अगर इसके अक्ष पर आप चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखेंगे किसी बिंदु P पर, जो कि इसके केंद्र O से R दूरी पर है, इस तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा। आधा दूरी इधर लिख लीजिएगा L और आधा दूरी इधर लिख लीजिएगा L, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, पहला पार्ट डाल के अगर आप यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, तो फॉर्मूला लिखने के लिए कह रहा है दरअसल, बस आपसे व्यंजक लिखने के लिए यानी फॉर्मूला लिखने के लिए कह रहा है 2017 में। तो फॉर्मूला इसका प्रूफ कराया था, फॉर्मूला इसका प्रूफ कराया था, क्या था फॉर्मूला? बी बराबर याद है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या था? स्मॉल m अपॉन में r क्यूब। क्या है? r क्यूब। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? बताइए सर, कौन चैप्टर खत्म? चैप्टर कहाँ खत्म हो गया? टॉपिक देखो क्या लगा हुआ है, टॉपिक क्या लगा है? लेक्चर 17 PYQ एंड डाउट सेशन पार्ट 2, 2m अपॉन में r क्यूब। वेरी गुड बेटा, 2 होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा, 2m अपॉन में, और m कैपिटल लेटर का m है, m कैपिटल लेटर का m है, तो ये है 2m अपॉन में r क्यूब। ठीक है, चलिए अब अगर निरक्षीय स्थिति में पूछे आपसे, तो निरक्षीय स्थिति में क्या रहेगा बताइए जरा से, निरक्षीय स्थिति में क्या रहेगा? तो मान लीजिए चुंबक है, नॉर्थ पोल इसका ये है, साउथ पोल इसका ये दिया हुआ है। अब इसके यहाँ पे केंद्र O से R दूरी पर ऐसे निकालने के लिए कहा जाए बिंदु P पर, तो बताइए कितना निकल के आता है? इसका निकल के आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या निकल के आता है? कैपिटल M अपॉन में R क्यूब। यही निकल के आता है। तो बस व्यंजक निकालने के लिए कहा गया था। अगर आप डायग्राम बना दोगे तो आपको पूरा बढ़िया सा नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, अगर आप बढ़िया से डायग्राम बना देते हो, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर लिखते हो, तो आपको बढ़िया सा नंबर भी एग्जामिनर दे देगा। तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 1 2 3। चलो नेक्स्ट, चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? तो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण होता है वास्तव में क्या होता है? कोई भी चुंबक है, चुंबक का नॉर्थ पोल मान लीजिए, चुंबक का साउथ पोल मान लीजिए। नॉर्थ पोल के ध्रुव सामर्थ्य को +m लिखते हैं, साउथ पोल के ध्रुव सामर्थ्य को -m लिखते हैं। दोनों के ध्रुवों के बीच की दूरी को अक्सर 2l माना जाता है, क्योंकि आधी दूरी l आधी दूरी l होती है। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या होता है? आप जानते हैं ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है, कोई भी एक ध्रुव सामर्थ्य उठा लेते हैं, उसका परिमाण स्मॉल m इनटू में ध्रुवों के बीच की दूरी 2l से गुणा कर देते हैं। यही होता है ध्रुव सामर्थ्य। आपको ये बात पता है ना? सबको ये बात पता है ना? और ये क्या है? एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसकी दिशा आपको पता होनी चाहिए। सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर से किधर होती है? साउथ से नॉर्थ होती है। ठीक है, दिशा किधर से किधर होती है? दिशा किधर से किधर होती है? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ होती है। लिख लीजिएगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है दिशा, है ना? दक्षिण से उत्तर की तरफ इसकी दिशा होती है ना? तो ये लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के चुंबकीय लंबाई और चुंबकीय ध्रुव की शक्ति। क्या लिखा है? चुंबक के चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई कितनी है? 2l है, चुंबकीय लंबाई 2l, और चुंबकीय ध्रुव की शक्ति, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति यानी स्मॉल m। स्मॉल m और 2l का जो गुणनफल है उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, कैपिटल M कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया, सबका हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। बताइए जल्दी से, कैसे हैं भैया? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बताओ आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? मुकेश, कल वाला मैंने आपका आंसर दे दिया था, आप डाउट सेक्शन में चेक करिएगा, आपको आंसर मिल गया कि नहीं? आपने रिप्लाई नहीं किया, मैंने कल आपका आंसर आपको दिया था। मुकेश राजा, कल मैंने आपका आंसर दिया था। आप पूछ रहे थे ना एक क्वेश्चन कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन के कारण, भौतिक अवस्था को सेम क्यों रखते हैं, है ना? ओम के नियम में अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो कल मैंने आपका आंसर दे दिया था, आपको याद होगा। अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं।
नमन कोण की परिभाषा लिखिए, 2022 में पूछा है। नमन कोण की परिभाषा लिखिए, 2022 में पूछा है। भाई नमन कोण क्या होता है? नमन कोण तो वही होता है ना, चुंबकीय आमुत्तर में अगर कोई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे ही हम उस बिंदु पर नमन कोण कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? पृथ्वी के किसी स्थान पर, क्या लिखेंगे इसका आंसर? पृथ्वी के किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर चुंबकीय सुई स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में, चुंबकीय यामोत्तर में, यामयोत्तर में स्थित चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है, क्षैतिज से जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है, कॉमा कॉमा क्या कहलाता है? उस स्थान का, उस स्थान पर, उस स्थान का नमन कोण कहलाता है, नमन कोण कहलाता है, कहलाता है। इसे थीटा या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, कहलाता है इसे थीटा, थीटा से या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बिहार बोर्ड में अक्सर डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में सब जगह लगभग लगभग डेल्टा से दिखाया जाता है। तो आप डेल्टा या थीटा दोनों से आप दिख सकते हैं। अलग अलग किताबों में हो सकता है आपको थीटा से दिखा मिले। ठीक है, तो थीटा या डेल्टा दोनों से प्रदर्शित करते हैं, यह लिख लीजिएगा भैया। मंथली एग्जाम में आज कितना चैप्टर से क्वेश्चन आएगा? मंथली एग्जाम में यार देखो, बिहार बोर्ड से आशा तो थी कि वो क्वेश्चन दे दे, बट अब जो मंथली एग्जाम आएगा, आने वाला तो अभी 1 महीने के बाद आएगा। तब तक हम लोग 6 और 7 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप आशा कर सकते हो कि आप मंथली एग्जाम में 5 चैप्टर तक पढ़ के अच्छे से चले जाना। ठीक है, 5 चैप्टर तक अच्छे से तैयार कर लो। तब तक हम लोग का 7 चैप्टर हो चुका होगा आने वाले मंथली एग्जाम में, जब आपका मंथली एग्जाम 20 तारीख तक जब आएगा तो। ठीक है, फिलहाल आप 7 चैप्टर तक, 5 चैप्टर 6 चैप्टर तक अच्छे से तैयार कर लो। रिवीजन करते रहा करो ना पीछे का यार, सारा कुछ है ना, हम लोग सब कुछ करा तो देते हैं, तो रिवीजन क्यों नहीं करते रहते? रिवीजन करते रहा करो, हो जाएगा। 2 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है भैया, हो जाएगा ना सबका। नमन कोण की परिभाषा लिखें तो पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में स्थित चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण कहलाता है, कहते हैं या कहलाता है, जो भी आपको अच्छा लगे। इसे थीटा या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। कहानी खत्म, नेक्स्ट बढ़ रहे हो आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। 1 2 3 हो गया। चलिए, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें, इसकी एसआई इकाई और विमा लिखें। 2023 में पूछा हुआ था। चुंबकीय आघूर्ण को तो परिभाषित कर दिया ना, कैपिटल एम को परिभाषित कर दिया है ऑलरेडी पीछे, है ना। क्या होता है? ध्रुव शक्ति, ध्रुव शक्ति यानी ध्रुव सामर्थ्य, जिसे स्मॉल एम कहते हैं, और चुंबकीय लंबाई यानी कि 2L, स्मॉल एम और 2L। क्या हो गया कि गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, इसी कैपिटल एम से द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है सर, यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और इसकी विमा क्या होगी? अगर एम्पियर हो गया तो धारा आई हो गया, और मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया तो विमा ये हो गई। चलिए ये लिख लीजिए, हो जाएगा सबका। बताइए, अर्थात करके इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, अर्थात करके इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2L। कई बार आपसे परीक्षा में पूछ रखा है तो इम्पोर्टेंट है। एक देखिए 2023 में पूछा है, और एक कब पूछा था, पिछले वाला कब पूछा था, एक 2022 में भी पूछा था, चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं करके। तो इस तरीके से पूछा है, देखते जाइए क्या क्या पूछा है भाई, कैसे कैसे पूछा है। फॉर्मूला शीट मैं बता रहा हूँ ना, फॉर्मूला शीट प्यारे बच्चों, फॉर्मूला शीट फिर से देख सुन लीजिए, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि। फॉर्मूला शीट, यही तो बहुत बेकार लगने लगा, इतना बड़ा भी नहीं लिखना था सर, थोड़ा छोटा लिखना था। फॉर्मूला शीट पता है कहाँ मिलती है? पता है ना कहाँ मिलती है? पता है? आज शाम 8 बजे, 8 बजे कहाँ मिलना है? पता है?
फॉर्मूला शीट मिलेगी, आज रात को 8 बजे फॉर्मूला शीट आपकी मिलेगी, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी? अपने बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल चैनल पे मिलेगी। हाँ, तो फॉर्मूला शीट आपको वहीं पर मिलेगी। आज बढ़िया सा एक लेक्चर है चैप्टर 6 का, मतलब इस चैप्टर 5 का आज लाने वाला हूँ 70 ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 5 का अभी तो आपने क्लास में क्या पढ़ा? क्लास में तो आपने सारे PYQ देख डाले। क्लास में आपने 35-36 PYQ कल देखे ऑब्जेक्टिव के, देखे कि नहीं देखे बताओ? 35 PYQ क्लास में देखे? हाँ सर 35 PYQ क्लास में देख लिए। 35 और ऐड करके, मतलब 35 और वो क्वेश्चन जो आ सकते हैं परीक्षा में, तो कुल मिला के 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आज लाने वाला हूं शाम में 8 बजे। तो 8 बजे सबको देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव। जिस चैप्टर से इससे बाहर से कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं बनने वाला, गारंटी है, गारंटी है। 70 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के तैयार कर लोगे, कोई बाहर से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो उन 70 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी मैं फॉर्मूला शीट भी उसी के लास्ट में दे दूंगा, क्लास में ही आना जरूर अगर फॉर्मूला शीट चाहिए तो। और मेरी फॉर्मूला शीट जानते हो ना, स्पेशल होती है। फॉर्मूला शीट स्पेशल होती है, वो फॉर्मूला शीट में से ढेर नंबर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें सारे मात्रक, सारे विमा सब कुछ लिखा रहेगा। फॉर्मूला शीट एक स्पेशल फॉर्मूला शीट है, तो आना जरूर, ठीक है, ले लेना फॉर्मूला शीट। केमिस्ट्री मैं केमिस्ट्री का क्या करूं जी? केमिस्ट्री से हमसे कहा लेना देना? केमिस्ट्री क्या चल रहा है? अच्छा 8 बजे विजय सर की क्लास रहती है ना? अरे कोई दिक्कत नहीं, बाद में ले लेना। यूट्यूब पर क्या, यूट्यूब पर क्लासेस क्या खत्म हो जाएगी 8 बजे के बाद? 8 बजे के बाद क्या क्लास नहीं चलेगी? रहेगी ना क्लास, तो वहाँ पे रहेगी, पड़ी रहेगी। जब चाहे तब देख लेना यार, जब चाहे तब देख लेना, है ना। तो क्लास देख लेना जरूर से, और फॉर्मूला शीट भी ले लेना जरूर से, ठीक है। दो काम कर लेना। अपनी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी खुद समझो यार, बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे थोड़ी हो। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हो? पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं? 2020 में पूछा हुआ है, बताइए। तो चुंबकीय तत्व मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पूरा एक लेक्चर लगाया था पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था दिक्पात के कोण। क्या क्या पढ़ाया था? दिक्पात का कोण पढ़ाया था। दिक्पात क्या होता है जी? दिक्पात, पहले इसको हटाया जाए। पहले इसको यहाँ से हटाया जाए। दिक्पात होता है ना, दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो कुछ कराया है क्लास में। दिक्पात का कोण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 राशियों का होना आवश्यक है। इन राशियों को पृथ्वी के चुंबकीय चुंबकत्व तत्व कहते हैं, या चुंबकीय तत्व कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहते हैं, ठीक है। ये निम्न है, कौन कौन से हैं? पहला नंबर डालोगे आप, दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, किसी स्थान पर चुंबकीय आमुत्तर और भौगोलिक आमुत्तर के बीच का कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। ये सब क्लास में करा चुका हूं, सब क्लास में करा चुका हूं, है ना। हुआ है कॉपी में, सारा कुछ हुआ है कॉपी में, है ना। कब पूछा है? देखिए 2020 में आपसे पूछा था। आगे देखिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा तीसरा कौन है? नमन कोण है दूसरा नमन कोण है। नमन कोण को डेल्टा से या अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। क्या होता है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता की दिशा तथा चुंबकीय आमुत्तर में क्षैतिज रेखा के बीच का कोण नमन कोण कहलाता है। चाहे ये परिभाषा लिखो, चाहे इसके पहले वाली लिखो, चाहे इसके पहले वाली लिखो, कोई भी परिभाषा लिखो यार, परिभाषा एक याद करना नमन कोण की। हर जगह अलग अलग परिभाषा लिखी हो तो वो मत याद करना, एक परिभाषा नमन कोण की याद कर लो, वही हर जगह लिखो। कहीं भी नमन कोण पूछे वही परिभाषा लिखो, ठीक है। कौन सी परिभाषा नमन कोण की याद करोगे? ये वाली। कौन सी परिभाषा नमन कोण की याद करोगे? ये वाली परिभाषा नमन कोण की याद कर लो। फिर कहीं भी तुमसे पूछे, चुंबकीय तत्व पूछ ले, तो नमन कोण में जब लिखना तो यही लिखना परिभाषा, ठीक है। आगे देखो, तो भैया ये हो गया नमन कोण, ठीक है, इसको लिख लेना। उसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, ठीक है। अब इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। किसमें क्या है, ठीक है, इसमें है क्या, देखो मान लो ऐसे डायग्राम आप बना के, इसमें ऐसे डायग्राम भी बना के ऐसे लिख सकते हो। मान लो कि ऐसे एक चुंबकीय सुई को यहाँ पे ऐसे लटका देना, यहाँ पे क्या कर देना, इस तरीके से ऐसे डायग्राम बना देना, ऐसे चुंबकीय सुई को ऐसे लटका देना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा इसको करने के लिए, लेकिन फिर भी कंप्लीट तो कर ही देना। इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिखा देगा,
और यहाँ पे अगर आप क्षैतिज से अगर आप कोई इस तरीके से प्लेन बना दोगे ना, प्लेन ऐसे बना दोगे, ये चुंबकीय आमुत्तर कहलाएगा। तो यहाँ से थीटा कोण जो भी बनेगा, इस दिशा में जो इसका घटक निकल के आएगा, इस दिशा में इसका जो भी घटक निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? इस दिशा में जो घटक निकल के आएगा वो हमारा कहलाएगा क्षैतिज घटक। इस दिशा में जो घटक निकल के आएगा ऊर्ध्व घटक कहलाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप जल्दी जल्दी अगर बना सकोगे तो बना लेना फटाफट, जल्दी जल्दी। तो बी ई कॉस थीटा, ये एच यानी कि क्षैतिज घटक कहलाएगा। इस दिशा में पृथ्वी की तीव्रता जो दिखाएगी वो ऊर्ध्व घटक बी वी बराबर होगा बी ई साइन थीटा। इस तरीके से हमने यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है उसको हमने दो घटकों में तोड़ दिया, इस तरीके से और इस तरीके से, है ना। आप इस तरीके से अगर इसे दिखा दोगे तो सही है। वास्तव में यहाँ पे जो क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक कौन सा है? क्षैतिज घटक तो बी एच होता है। तो बी एच इसका क्षैतिज घटक होता है जो कि है बी ई कॉस थीटा के बराबर। ये आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ, बहुविकल्पी में भी पूछा है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है वो बी ई कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ई क्या है? अर्थ की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। कैसे निकलेगी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? कैसे निकलेगी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? आप कहीं पर चुंबकीय सुई को ले जाकर कैसे टांग दीजिए और खड़े हो जाइए, तो चुंबकीय सुई जितने एंगल पर झुकेगी, जितने एंगल पर चुंबकीय सुई उस स्थान पर झुकी होगी, उस एंगल पर जो दिशा होगी ना चुंबकीय सुई की, जो दिशा होगी चुंबकीय सुई की, वहां पर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर साउथ से नॉर्थ की ओर जो दिशा होगी यहाँ पर इस स्थान पर, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। चुंबकीय सुई की जो भी दिशा हो, अगर चुंबकीय सुई मेरी ऐसी खड़ी है तो चुंबकीय सुई की दिशा इधर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा इधर हो। चुंबकीय सुई मेरी अगर ऐसी हो गई है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, साउथ से नॉर्थ, बस मिला दीजिए लाइन, हो गया, ठीक है। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वास्तव में चुंबकीय सुई जिधर तरफ ठहरी होगी वही दर्शाता है। तो बस इस तरीके से आपको आंसर लिखना है और आंसर लिख करके पूरा नंबर ले लेना है। डायग्राम बना दोगे छोटा सा तो पूरा नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ही है, बस मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, दिक्कत ये है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन, हाँ चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन कर लो, तैयार कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ले लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, तड़ातड़। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, इसका कर लो, 1 2 3 हो गया। बिट्टू जूली सबका हो गया। कॉलेज जाना है, लाइट आई है गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइट का। पानी किसके किसके यहाँ बरस रहा है जी? पानी बरसा है आज? पानी बरसा कि नहीं? हमारी तरफ आज पूरी रात पानी बरसा यार। रात में बड़ा गर्मी भी लग रहा था और पानी भी खूब बरसा। नहीं बरसा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखें, फिर आगे पलटे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण लिखिए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लाइट आई है यार लेकिन ये चल नहीं रही है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण क्या लिखोगे बताओ? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कमजोर चुंबकीय प्रकृति रखता है, कमजोर चुंबकीय प्रकृति रखता है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी कम होती है, चुंबकीय प्रकृति भी इसकी कमजोर होती है ना। उदाहरण इसमें लिख सकते हो, उदाहरण कौन सा लिखोगे? उदाहरण लिखोगे सोना चांदी, ये सब उदाहरण है इसके, है ना। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा सम होता है। क्या होता है? जोड़ा सम होता है, सम होता है, सम, ठीक है। इसलिए इसमें कोई स्थायी चुंबकीय आघूर्ण नहीं बनता है। ये शब्द काटो, चुंबकीय आघूर्ण नहीं बनता है, ठीक। बस यहाँ तक लिखिए, बस यहाँ तक लिखिए, बस यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कमजोर चुंबकीय प्रकृति रखता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा सम होता है, इसलिए इसमें कोई स्थायी चुंबकीय आघूर्ण नहीं बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? आसान है कि कठिन है? 2 गुण लिखना आसान है, मैंने आपको कितने सारे गुण लिखाए हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। जब संडे वाली क्लास ली थी, अगर आपने संडे वाली क्लास देखी है, संडे वाली क्लास देखी है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के कितने सारे गुण लिखवाए थे, उसमें समझाया भी था प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं। उसमें 2-2 के पेयर बनते हैं,
दो दो के पेयर बनते हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जिस वजह से एक जिस स्पीड से घूमता है दूसरा भी उसी स्पीड से घूमता है, इस कारण से इसमें नेट चुंबकीय आघूर्ण पैदा नहीं हो पाता। और अगर एक तेज, जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख देते हैं, जब हम इसको कहाँ रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रखने पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमने लगता है और एक इलेक्ट्रॉन धीमे हो जाता है, जिसके कारण इसमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो जाता है। अन्यथा इसमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण पैदा होना संभव नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से घूमता रहता है दूसरा भी उसी स्पीड से घूमता है, दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इस कारण इसमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण पहले नहीं पाया जाता जब तक इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा ना जाए। और चुंबकीय क्षेत्र में रखते भी हैं तो ये क्षेत्र के उल्टी दिशा में चुंबकित होता है। मानिए अगर मैं इसे तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख दूंगा तो ये जहाँ पे मंद चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पे सरक के चला जाता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी, ये चीजें हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ में पढ़ी हैं, है ना। तो ये सारी चीजें लिख सकते हो आप इस प्रश्न में। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है ऑलरेडी, 2018-2023 में पूछा है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान उदग्र घटक का मान का √3 गुना है। क्षैतिज घटक मानते हैं क्या होता है? क्षैतिज घटक अगर आप हल करेंगे इसका तो क्षैतिज घटक क्या होता है आप बताइए। क्षैतिज घटक क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है BH। कह रहा है क्षैतिज घटक का मान जो है जो भी है उदग्र घटक के मान का √3 गुना है। तो उदग्र घटक का √3 गुना √3 उदग्र घटक, उदग्र घटक हम क्या कह लेंगे? V। उदग्र घटक को हम क्या बोलते हैं? BV बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ना। क्षैतिज घटक BH हो गया, उदग्र घटक BV हो गया। क्षैतिज घटक का मान उदग्र घटक के मान का √3 गुना है, उदग्र घटक के मान का √3। यही तो कह रहा है प्रश्न में, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है। अरे ले बेट बाबू, इतना अपने से लिख लेना यार। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुण, यहाँ पे लिखा आंसर जरूरी थोड़ी है, आप अपने से बना के लिखिए ना। आपको सब कुछ कराया जा चुका है, क्लास में कराया जा चुका है कि नहीं बताइए। हो गया। चलो इसको देखो। अब देखिए ये BH बराबर √3 BV ये कह रहा है प्रश्न में। तो यहाँ पे BV बटे BH आप जानते हो tan थीटा के बराबर होता है। BV बटे BH वास्तव में tan थीटा के बराबर होता है। तो √3 इधर है गुणा में, इधर आएगा भाग में, BH बटे में √3 हो जाएगा बराबर, इधर BV बचेगा, बस इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में चला जाएगा, है ना। अब इधर BH ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, इधर ऊपर है अंश में, इधर आएगा तो हर में चला जाएगा। ऊपर अंश में कुछ बचेगा नहीं तो 1 लिख देंगे। 1 में √3 बराबर किसके बचेगा? BV बटे में BH। और BV बटे BH होता क्या है पता है? BV बटे BH क्या होता है? ये तो tan थीटा के बराबर होता है ना, ये तो tan थीटा के बराबर होता है। तो हम इसी को लिख देते हैं tan थीटा के बराबर। BV बटे BH तो tan थीटा के बराबर है। तो 1 में √3 किसके tan के एंगल के बराबर होगा? 1 में √3 tan 30 के बराबर होता है, tan 30 डिग्री के बराबर होता है, बराबर tan थीटा। मुझे क्या निकालना है? नमन कोण थीटा ही तो ज्ञात करना है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री। tan से tan यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर बचा 30 डिग्री, थीटा बराबर बचेगा 30 डिग्री। यही आ गया फाइनल आंसर। बात समझ में आया कैसे करते हैं? तो आसान है, बहुत आसान सा है, छोटा सा इसका प्रोसेस रहता है, अपना आराम से लगा के इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। इसमें रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है बताओ? BV बराबर √3 BH, BH बराबर √3 BV। BH इधर रखा रह गया, BV इधर गुणा में है, इधर आएगा, चाहे भाग में BV को ले लो चाहे, लेकिन वैसे BV बटे BH आपको करना रहेगा। तो √3 को इधर बुला लो, √3 को इधर बुला लाओ ना। BH इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग में चला जाएगा, BV बटे BH। क्या इसको जानते हो क्या होता है? प्रूफ कराए थे ना क्लास में। BV बटे BH तो tan थीटा के बराबर होता है। तो 1 में √3 tan थीटा के बराबर हो गया, 1 में √3 tan थीटा के बराबर हो गया। tan में 1/√3 किसका मान होता है? tan का मान याद है? tan 0 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, tan 60 कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan 30 का देखिए, इस ये जो मान आपको दिया हुआ है ये वास्तव में tan 30 का मान है। किसका मान है? tan 30 का मान है। तो ये tan 30 का जो वैल्यू आया है इसको लिख दो tan 30, इसकी जगह लिख दिया tan 30, इसकी जगह tan थीटा, tan से tan निपट गए, थीटा बराबर बचे 30 डिग्री। कहानी खत्म। आ गया नमन कोण, हो गया। स्क्रीनशॉट लो पहले, 1 2 3 हो गया। चलो आगे बढ़े, चलो आगे। अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच के दो व्यवहारिक गुणों को लिखें, ठीक है। तो व्यवहारिक गुण अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में लिखने के लिए मैं लिखाया लेकर के आया हूं। जरूरी नहीं है आप ये लिखिए, पहले मैं बता दूं, जरूरी नहीं है आप ये लिखिए
आपको क्लास में मैंने सारा कुछ करा दिया था, मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी सब कुछ करा दिया है, तो आप जरूरी नहीं है कि ये चीजें लिखें, आप क्लास में जो कराया था उसमें से लिख सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। तो क्लास में आपको अंतर ऑलरेडी लिखा चुका हूं, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय सब कुछ का, है ना, तो आप उसमें से लिख लीजिएगा। क्लास में आपको प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय का पूरा एक सारणी बनवाया था, याद है सारणी याद है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय 3 थी, है ना, दो तीनों का अलग अलग अंतर लिखा हुआ था, उसमें से भी आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट उठा के, जरूरी नहीं है कि आप यहां से लिखें, ठीक है। फिलहाल अगर आप यहां से भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, उत्तर आपका ये है, ठीक है। डाल करके अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय दोनों साइड डालिए और लिख डालिए। इसकी चुंबकशीलता 1 से बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, आप जानते हैं, अनुचुंबकीय के बारे में बताया था। इसकी चुंबकशीलता जो होती है, चुंबकशीलता म्यू का मान ये 1 से थोड़ा बड़ा होता है, इसकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है प्रतिचुंबकीय की। प्रतिचुंबकीय की चुंबकशीलता भी 1 से कम होती है और काई का मान भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, काई का मान भी कम होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति भी इसकी कम होती है। यह पदार्थ चुंबक को अपनी ओर अस्थायी रूप से आकर्षित करता है, अस्थायी मतलब टेम्परेरी रूप से आकर्षित करता है, सब क्लास में बताया था, है ना। उदाहरण के रूप में अल्युमिनियम, ऑक्सीजन, प्लैटिनम, क्रोमियम, ये सब चीजें हैं। इसमें आप लिख सकते हैं सोना, चांदी, एंटीमनी, ये प्रतिचुंबकीय के रूप में आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक के बीच में 2 अंतर लिखें। तो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक के बीच में 2 अंतर लिखने के लिए आप इस तरीके से बांट के अपना आराम से लिख सकते हैं। विद्युत चुंबक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जान लीजिए कि विद्युत चुंबक आखिरकार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार जान लीजिए कि विद्युत चुंबक आखिरकार होता क्या है ना, तो आप लिख पाओगे बड़े आराम से। अगर आप जान जाओ विद्युत चुंबक क्या होता है तो आप बड़े ही आराम से लिख सकते हो। क्या होता है विद्युत चुंबक, थोड़ा सा जानकारी लिया जाए। हाँ सर, थोड़ा सा जानकारी तो बनता है, थोड़ा सा जानकारी तो बनता है ना। विद्युत चुंबक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया जाए पहले, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत चुंबक आखिरकार होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा तो आप समझ पाओगे क्या होता है क्या नहीं होता। मान लीजिए आपके पास एक लोहे की कील है, लोहे की कील, ये क्या है, लोहे की कील है। कील जानते हैं ना, नट बोल्ट जिसे कहते हैं, नट बोल्ट, इस तरीके से इसमें नट बोल्ट है टाइट करने के लिए, इस तरीके से ऐसे नट बोल्ट है। अब ये लोहे का नट बोल्ट है, अब अगर इसे टाइट किया जाए, टाइट किया जाता है तो पेचकस से टाइट किया जाता है, आप जानते हैं सर, पेचकस से ऐसे टाइट किया जाता है लोहे के नट बोल्ट को, ठीक है सर, लोहे का नट बोल्ट को हम पेचकस से टाइट करते हैं, ये सब कुछ सही है सर। लेकिन अगर इस लोहे के नट बोल्ट पर तार, किसका तार, लोहे तांबे का तार, तांबे के तार को बार बार ऐसे लपेटा जाए, तांबे के तार को खूब सारा लपेटा जाए, खूब सारा लपेटा जाए सर, खूब सारा लपेटा जाए, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे लगा करके तांबे के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाए। किससे जोड़ दिया जाए, बैटरी से जोड़ दिया जाए, बैटरी का प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। आप खूब सारा फेरा लपेटना, खूब सारा फेरा लपेटना, अगर कम फेरा लपेटोगे तो दिक्कत हो जाएगा। खूब सारा ऐसे ऐसे तार का फेरा लपेट देना नट के ऊपर, और फिर आप देखोगे कि इस नट के अंदर एक जादुई शक्ति पैदा हो जाती है। क्या जादुई शक्ति पैदा होगी, जादुई शक्ति ये पैदा होगी कि ये जो नट है ना, ये नट वास्तव में अपने आसपास की जितनी भी लोहे की चीज होगी, जितनी भी लोहे की चीज होगी उनको अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, ये नट बन जाएगा चुंबक। ये नट क्या बन जाता है, तुरंत ही चुंबक बन जाता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह करने पर, विशेषकर नरम लोहे के साथ ऐसा होता है, नरम लोहे के साथ ऐसा होता है कि नरम लोहे में जब भी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो नरम लोहा अस्थायी रूप से, ध्यान सुनिए क्या मैंने कहा, अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है, अस्थायी रूप से चुंबक बनता है। आप कहोगे सर अस्थायी का मतलब क्या होता है, अस्थायी का मतलब ये होता है कि अगर आपने बैटरी हटा दी ना, यहां से बैटरी हटा दी और फिर यहां पे मैं किसको चिपकाऊं, किसी लोहे से चिपकाऊं, और मैं देखूंगा कि चुंबक का गुण खत्म, वापस से बन गए लोहा, जो लोहा थे लोहा फिर से बन गए, ठीक है।
तो लोहा फिर से लोहा बन जाएगा। अस्थायी रूप से सिर्फ इसका चुंबकत्व हो जाता है अगर आप इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं तो किसी भी नरम लोहे में अगर आप विद्युत धारा का प्रवाह कर देंगे तो वह अस्थायी रूप से क्या बन जाता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसे ही हम विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक समझ गए क्या होता है? विद्युत चुंबक समझ में आया क्या होता है? कोई नरम लोहा लिया, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया, वो अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है जब तक उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह करना बंद किया, वो वापस से नॉर्मल लोहा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन नरम लोहे की सुग्राहिता थोड़ा सा ज्यादा धारणशीलता थोड़ा सा ज्यादा होती है। धारणशीलता थोड़ा सा ज्यादा होती है। कहोगे सर धारणशीलता का मतलब क्या होता है? धारणशीलता नरम लोहे की थोड़ा सा ज्यादा होती है। धारणशीलता का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि विद्युत धारा आपने प्रवाह किया, ध्यान से सुनोगे मेरी बात तो समझ में आएगी, नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए आपने विद्युत धारा का प्रवाह किया और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बैटरी हटा दी, तो नरम लोहा कुछ देर तक ये चुंबक की तरह व्यवहार करता रह जाता है। कुछ देर तक मतलब अपने आप को, जैसे किसी राजा को गद्दी पर बैठा दिया, कोई भीख मांगने वाला इंसान हो, ऐसे सोचो कि कोई भीख मांगने वाला इंसान हो, उसे अचानक से कहा जाए चलो आज तुमको राजा बना देते हैं, तो आज उसको राजा बना दिया। लेकिन राजा बन गया तो खूब एकदम अय्याशी से जीता था, खूब 56 भोग लगा खाता रहता था। लेकिन फिर अचानक से क्या किया गया, उसको कहा गया चलो वापस से अपनी जगह पे फिर से भिखारी बन जाओ। जब फिर से भी भिखारी बना देंगे उसे, तभी उसे आदत महसूस होगी, यार 56 भोग मिल जाता तो मजा आ जाता, राजा थे तो 56 भोग खाते थे, अब नहीं मिल पा रहा है ना। तो वही यहाँ पे लोहे के साथ होता है। ये बाद में भी चुंबक थोड़ा थोड़ा व्यवहार करता रहता है, थोड़ा थोड़ा चुंबक का व्यवहार ये बाद में भी करता रहता है। जैसे अगर बैटरी हटा देंगे, नॉर्मल जितने भी लोहे होंगे वो तुरंत हट जाते हैं, उनकी धारणशीलता नहीं होती। नॉर्मल अगर नरम लोहा की बात ना करें, आप कहोगे सर ये नरम लोहा जब आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जब आप लोहे को निकालने का प्रोसेस, क्या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है? लोहे को अयस्क से निकालने का पूरा प्रोसेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है? पहले बताइए किस किस बच्चे ने पढ़ा है? कॉपर को पूरा अयस्क से निकालना, लोहे को पूरा अयस्क से निकालना आपने पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा। अगर पढ़ रखा होता लोहे को पूरा अयस्क से निकालना, जो उसका हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये सबसे पूरा अयस्क से उसको निकालना, वापस पूरा प्रोसेस करना, जब उसका प्रोसेसिंग होता है तो लास्ट स्टेप जब होता है ना, जब उसको अयस्क से पूरा निकाला जा चुका होता है, लेकिन जो उसका लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप से पहले वाला जो लोहा होता है वो नरम लोहा होता है। नरम लोहा को जब बहुत भयंकर हीट पर, टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और फिर उसे पिघलाते हैं, पिघला करके फिर उसे हार्ड बनाया जाता है, ठोस बनाया जाता है, तो जाकर के वो जो हमारा दरवाजा और वजह बनता है ना लोहे का, तब वो लोहा बन के आता है। नरम लोहा उसके पहले वाला प्रोसेस होता है, मतलब उसे बहुत ज्यादा हीट करने से पहले का प्रोसेस होता है। नरम लोहा विशेषकर इस्तेमाल होता है पंखा, जब आप देखते हैं ना पंखा, आपके घर में जो पंखा लगा रहता है छत पे, जो छत पे पंखा लगा रहता है, पंखे की जो मोटर होती है, पंखे की जो मोटर होती है, उसके मोटर की एक्सिस जिस पे पंखा नाचता है, उसके मोटर की एक्सिस जिस पे पंखा नाचता है ना, वो एक्सिस वगैरह नरम लोहे की बनी होती है। मोटर की जितनी भी एक्सिस होती है, जितने भी आपके आप मोटर कोई भी देखिए, जो पानी भरने वाली मोटर होगी, कोई भी मोटर होगी, उसकी जो एक्सिस होती है, जिसके चारों तरफ यहाँ पे हम लोग तार लपेटे होते हैं, जिसके चारों तरफ हम लोग तार लपेटते हैं, ऐसे 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 खूब सारा तार लपेटता रहता है, उसकी जो एक्सिस होती है ना, उस एक्सिस पर खूब सारा तार लपेटा रहता है। अभी मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, पूरा मोटर पढ़ाऊंगा, विद्युत मोटर के बारे में आगे जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और उसके बाद जो हमारा आगे पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, यानी जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग विद्युत मोटर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो विद्युत मोटर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से नरम लोहा वहां पे काम में आता है। नरम लोहा वहां पे इसके तारों पर लपेट के काम में आता है। वास्तव में ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, इसकी धारणशीलता ज्यादा होती है, ये ज्यादा जो है देर तक चुंबक के रूप में व्यवहार कर सकता है, बना रह सकता है। तो अगर मैं इसका करंट यहाँ से निकाल दूंगा ना, तब भी यहाँ पर ये कुछ देर तक जो नरम लोहा अगर यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, तो नरम लोहा कुछ देर तक चुंबक का गुण धारण करके रखे रहेगा, कुछ देर तक खुद को चुंबक समझता रहता है, कहता है मैं चुंबक हूं। बाद में पता चलता है अरे बैटरी तो निकल गया है, मैं तो चुंबक अब नहीं रह गया, मेरा राजपाट तो छिन गया है ना।
बाद में इसे पता चलता है बेचारे को, फिर इसके बाद ये अपना गुण खो देता है फिर ये चुंबक से कहता है अरे मैं तो नरम लोहा हूँ, जाने दो फिर। तो इसका धारणशीलता कुछ देर तक होता है, इसका धारण करने का जो क्षमता होता है कुछ देर तक रहता है बैटरी हटाने के बाद भी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे रहता है। विद्युत चुंबक में यही तो दिक्कत, विद्युत चुंबक में ही होता है। स्थायी चुंबक तो आप जानते हैं, स्थायी चुंबक जिसे आप अक्सर क्लास में ऐसे बना के देखते हैं ना, ये वाला स्थायी चुंबक, ये तो स्थायी चुंबक है, ये स्थायी चुंबक है जिसमें बार मैग्नेट आप देखते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये स्थायी चुंबक है अपना, ठीक है। नरम विद्युत चुंबक तो आप जान पाए हो विद्युत चुंबक क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चुंबकीय प्रबलता बदल सकता है, ये अपनी चुंबकीय प्रबलता को बदल सकता है, ये जब चाहे इसकी प्रबलता को हम ज्यादा या कम कर सकते हैं। आप कहोगे सब इसकी चुंबकीय प्रबलता कैसे बदल जाती है, आप ये सोचो अगर ये बैटरी से ही बन रहा है, अगर ये बैटरी से चलने वाला चुंबक बन चुका है, तो जितनी ज्यादा हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, जितने ज्यादा पावर की बैटरी लगाएंगे उतना ज्यादा ये चुंबक शक्तिशाली बनेगा। जितना ज्यादा यहाँ पावर की बैटरी लगाएंगे उतना ज्यादा ये चुंबक शक्तिशाली बनेगा। बताइए जल्दी से बताइए। तो जितना ज्यादा यहाँ पावर की बैटरी लगाते हैं उतना ज्यादा यहाँ चुंबक शक्तिशाली बनता है, यानी इसकी चुंबकीय प्रबलता हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। जितना ज्यादा पावर की बैटरी लगाएंगे इतने ज्यादा चुंबक शक्तिशाली बन जाएगा, लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा होती है। ये नहीं कि हम चाहें तो यहाँ पे बहुत भयंकर पावर की बैटरी लगाकर इसको बहुत भयंकर चुंबक बना सकते हैं। एक सीमा तक ही बढ़ता है बस इसका चुंबक का जो प्रबलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी चुंबकीय प्रबलता बदल सकती है, इसकी चुंबकीय प्रबलता स्थिर रहती है, इसकी चुंबकीय प्रबलता क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, फिक्स है, इसकी ये नहीं बदलेगी घटेगी। आगे देखिए क्या कहता है, इसका पदार्थ उच्च धारणशीलता रखता है। जो नरम लोहा होता है, नरम लोहा, उसका जो धारणशीलता होता है, धारणशीलता मैंने भी बताया ना, धारण करने की क्षमता, चुंबकीय गुणों को अपने अंदर धारण करने की क्षमता, चुंबकीय गुणों को उतार लेता है। जैसे इसके अंदर बैटरी लगती है, चुंबकीय गुणों को अपने अंदर उतार लेता है। आप कहोगे सर कैसे, कैसे उतार लेता है। आपने डोमेन सिद्धांत पढ़ा था, डोमेन सिद्धांत पढ़ा था। डोमेन सिद्धांत में आपने क्या पढ़ा था, डोमेन सिद्धांत में ये पढ़ा था कि जो भी लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रखते हैं। आप बताओ जरा, ध्यान से सोचो, मेरी बात को ध्यान से सोच के समझ के बताना। मान लो यहाँ पे कोई ऐसे कुंडली है, मान लो ऐसे कोई कुंडली है इस तरीके से, है ना, कोई कुंडली है। अब इसके यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, क्या ये परिनालिका है, क्या यह परिनालिका है, बताइए क्या ये परिनालिका है। आपका जवाब होगा यस सर, ये परिनालिका है। इसको तो सोलेनॉइड कहते हैं, है ना, इसी को तो सोलेनॉइड बोलते हैं। बताइए इसी को क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। आप कहोगे हाँ सर ये तो सोलेनॉइड है। अच्छा, अगर ये सोलेनॉइड है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा पैदा होगा, इसमें कैसा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। आप कहोगे सर इस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, इस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, हमने सीखा है ना। इस तरीके से इसमें चुंबकीय बल रेखाएं इधर से निकलती हैं, इधर से ऐसे चली जाती हैं। यहाँ पे जो केंद्र होता है ना, केंद्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। तो अगर यहाँ पे इसके केंद्र में मैं कोई नरम लोहा ले जाके रख दूं, इसके केंद्र में अगर मैं कोई नरम लोहा ले जाके ऐसे रख दूं, देखो ले जाके रख दिया, केंद्र में अगर मैं इसके कोई नरम लोहा ले जाके रख दूंगा, तो क्या नरम लोहा एक ऐसा कुछ गुण नहीं बन गया। सोचो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो वो पॉइंट जब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ होता है तो उसके अंदर अलग अलग डोमेन होते हैं। डोमेन में सारे परमाणु क्या होते हैं, सारे परमाणु एक दूसरे के चुंबकीय गुण को निरस्त कर देते हैं, सबकी दिशा अलग अलग होती है ना। लेकिन अगर मैं उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख देता हूं तो जितने भी डोमेन होते हैं, जितने भी डोमेन होते हैं, उन सब के जितने भी हमारे चुंबकीय गुण होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाता है, सब घूम जाते हैं, सब इलेक्ट्रॉन जो है सब के सब चुंबकीय गुण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम जाएंगे। तो पहले ये चुंबक नहीं था नरम लोहा। नरम लोहा पहले चुंबक क्यों नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि इसका चुंबकीय गुण सब निरस्त हो जा रहा था, सारा चुंबकीय गुण इसका निरस्त हो जा रहा था। सब इसके अंदर के जो डोमेन है, सारे चुंबकीय परमाणु आपस में एक दूसरे के चुंबकीय गुण को निरस्त कर दे रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिधर भी होगी उधर तरफ यहाँ पे क्या होगा, सारे डोमेन के जितने भी परमाणु होंगे, नरम लोहा के जितने भी अंदर डोमेन है, सबके परमाणु इसी तरफ इसी तरफ इसी तरफ इसी दिशा में केंद्रित हो जाएंगे। तो इस नरम लोहे पर एक चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो जाएगा, पूरा नरम लोहा पर एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो जाएगा और नरम लोहा एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है।
लेकिन ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है, पर अस्थायी रूप से चुंबक का गुण लगता है, अस्थायी रूप से चुंबक का गुण लगता है। स्थायी चुंबकत्व नहीं होता है इसके अंतर्गत, अस्थायी चुंबक का गुण लगता है। यानी अगर आप यहां से वापस हटा देते हैं बैटरी निकाल देते हैं, बैटरी निकाल देंगे तो क्या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रह जाएगा? बैटरी निकाल देंगे, क्या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रह जाएगा? क्या परिनालिका तब भी चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगी? आपका आंसर होगा नहीं। परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र तभी दर्शा रही थी जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, तभी ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दर्शा रही थी। जैसे ही आप बैटरी निकाल दोगे, परिनालिका में धारा नहीं बहेगी और चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना बंद हो जाएगा। तब क्या हमारा ये नरम लोहा अंदर चुंबक बन पाएगा? तो आपका आंसर होगा कुछ देर तक बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी धारणशीलता इतनी होती है, बहुत ज्यादा होती है, ये कुछ देर तक खुद को अपने आप को चुंबक की तरह महसूस कराता रहता है कि हम चुंबक है। कुछ देर तक, अस्थायी रूप से। ये धारणशीलता अधिक होने की वजह से ये इसके अंदर जितना भी यहाँ पर मैग्नेट होते हैं ना, जितना भी यहाँ पर घूम जाते हैं, ये सारे के सारे परमाणु घूम गए हैं चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से। जब चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर वाला खत्म हो जाएगा, तो सारे परमाणु कुछ देर तक घूमे रहेंगे, लेकिन कुछ देर बाद वापस से अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं, फिर से एक दूसरे के चुंबकीय गुण को नष्ट कर देते हैं और इसका चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। कुछ देर तक इसमें धारणशीलता होने की वजह से कुछ देर तक ये चुंबक बना रहता है। बात समझ में आ रही है? तो नरम लोहा के अंदर ये सारी दिक्कतें हैं। बाकी जो नॉर्मल चुंबक होते हैं, जो नॉर्मल चटर चटर चुंबक चिपकाते रहते हैं, नॉर्मल वाले चुंबक इसमें पदार्थ में निम्न धारणशीलता रखता है। इसकी धारणशीलता उतनी है नहीं, इसकी धारणशीलता, धारण करने की क्षमता है नहीं, जैसा है नॉर्मल वैसा ही रहता है। इसमें कम निग्राहिता रखता है। निग्राहिता का मतलब क्या होता है? निग्राहिता मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। निग्राहिता का मतलब क्या होता है? जब मैं निग्राहिता शब्द इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। निग्राहिता, इस शब्द का मतलब जानिए। बहुत ही अच्छा शब्द है निग्राहिता, है ना? किसी का नाम मत रख देना निग्राहिता, बट याद रखना निग्राहिता एक शब्द है, उसका अर्थ समझिए। मान लीजिए कि अभी आपने ये देखा कि आपने विद्युत धारा का प्रवाह किया, विद्युत धारा का प्रवाह किया, और जो चुंबक है ना, वो बढ़िया सा नरम लोहा हमारा चुंबक बन गया। नरम लोहा के अंदर क्या आ गया है? चुंबक का गुण आ गया। ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो? विद्युत धारा मैंने प्रवाहित किया, हमारा जो नरम लोहा है वो क्या बन गया है? एक चुंबक का गुण आ गया उसके अंतर्गत। आपने बैटरी का जो कनेक्शन रखा था वो कैसा रखा था? बैटरी का कनेक्शन आपने ऐसा रखा था, प्लस इधर रखा था, माइनस इधर रखा था। प्लस इधर रखा था, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी। जब धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी तो बल रेखा इधर से निकल रही थी, नॉर्थ पोल ये बन गया था, साउथ पोल ये बन गया था, ऐसा हो रहा था। जब आप धारा इधर से ऐसे प्रवाहित कर रहे थे, बैटरी का इधर से करंट जाने लगी थी परिनालिका में, तो यहां से सारी बल रेखाएं निकल रही हैं। सारी बल रेखाएं किधर से निकल रही हैं? इस साइड से निकल रही हैं। सब बल रेखाएं इधर से घूम के वापस से इधर आ रही हैं, वापस से इधर से घुस जा रही हैं, ऐसे करके ऐसे निकल रही हैं, ऐसे आके वापस ऐसे घुस जा रही है। इस तरीके से हो रहा है। माने जो चुंबकीय क्षेत्र नरम लोहा महसूस कर रहा है वो इधर से इधर की तरफ है। जो नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र महसूस कर रहा है वास्तव में वो इधर से इधर की तरफ, इस हो रहा है, ऐसे जा रहा है चुंबक, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है चुंबक। तो नरम लोहा मेरा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में महसूस कर रहा है। तो जो चुंबकित होगा नरम लोहा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही नरम लोहा मेरा चुंबकित होगा। इसी दिशा में नरम लोहा भी चुंबकित हो जाएगा। आपका आंसर होगा ठीक है सर, इसी दिशा में मेरा नरम लोहा चुंबकित हो गया। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी वो इसी दिशा में होगी। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इसी दिशा में होगी। साउथ पोल इधर हो जाएगा, नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, खूब बढ़िया से ऐसे इसी दिशा में हमारा चुंबकित हो जाएगा नरम लोहा भी। इसका चुंबकीय आघूर्ण का दिशा वही हो जाएगा नरम लोहा का। अच्छा ठीक है सर, तो निग्राहिता माने क्या होता है? निग्राहिता माने ये होता है कि आप बैटरी निकाल देते हो, बैटरी निकाल देते हो, फिर भी इसके अंतर्गत कुछ तो चुंबकीय क्षेत्र बना रह जाता है। बैटरी निकाल दिया, बैटरी निकालने के बाद ये सारी बल रेखाएं खत्म हो गई। ये सारी बल रेखाएं क्या हो जाएंगी बैटरी निकालने के बाद? ये सारी बल रेखाएं बैटरी निकालने के बाद खत्म हो जाएंगी। ना कोई बल रेखा यहां से निकलेगी ना कुछ नहीं। अगर आप बैटरी निकाल दोगे तो कोई बल रेखा यहां से निकल पाएगी? नहीं निकलेगी। तो भी ये जो हमारा नरम लोहा है वो कुछ देर तक चुंबक का गुण रखे रहता है, चुंबक का गुण रखे रहता है, जो कहलाता है उसकी धारणशीलता। जो क्या कहलाता है? उसकी धारणशीलता कहलाता है। चुंबक जो अपने अंतर्गत कुछ देर तक चुंबकीय गुण रखे रहता है। अब अगर आपको इसके चुंबकीय गुण को खत्म करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसके चुंबकीय गुण जो इसके अंतर्गत धारण है उसको हम खत्म कर दें और फिर से इसको जीरो पे ला दें, यानी इसका चुंबकीय गुण पूरा शून्य कर दें,
इसके चुंबकीय गुण को क्या कर दें, पूरा निचोड़ लें, चुंबकीय गुण पूरा खत्म करके वापस से इसको भिखारी बना दें, वापस से इसको नरम लोहा बना दें, इसका पूरा चुंबकीय गुण खत्म कर दें। तो क्या करना होगा पता है, क्या करना होगा पता है, इसको बैटरी जो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी, प्लस टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दीजिए, माइनस टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दीजिए, माइनस टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दीजिए, धारा को इधर से बहा दीजिए, धारा इधर से बहा दीजिए, धारा उल्टी दिशा में बहा दीजिए। जब धारा उल्टी दिशा में बहाएंगे तो यहां से बल रेखाएं निकलने लगेंगी, कहां से निकलने लगेंगी, इस सिरे से बल रेखाएं निकलने लगेंगी, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ऐसे यहां से बल रेखाएं ऐसे निकलने लगेंगी, इस दिशा से बल रेखाएं निकलने लगेंगी। बात समझ में आई? तो हमारा नॉर्थ पोल ये बन जाएगा। अगर आप विपरीत दिशा में चुंबकित कर दें, किसी भी चुंबक की धारणशीलता, जो उसके अंतर्गत चुंबक को धारण करने की क्षमता होती है, बैटरी हटाने पर भी उसके अंतर्गत चुंबक की धारणशीलता बनी रहती है। चुंबक कुछ देर तक अपने आप को चुंबक महसूस करता रहता है, ताकतवर। लेकिन अगर आप उल्टी दिशा में बैटरी लगा देंगे, उल्टी दिशा में कनेक्शन कर देंगे, उल्टी दिशा में कनेक्शन कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र उल्टा कर देंगे, तो फिर इसके अंतर जो होता है चुंबकीय गुण वो खत्म हो जाता है। लेकिन आप बैटरी की एक पावर बढ़ाते 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 एक निश्चित स्थिति आती है, जब आप इसकी बैटरी की पावर को बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित स्थिति आती है कि भैया उल्टा दिशा में जब चुंबकित हो जाता है ना, ये उल्टा दिशा में, तो अंदर रखा ये जो हमारा नरम लोहा है उसका जो धारणशीलता है वो खत्म होते 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 जीरो हो जाता है। यानी वह अधिकतम उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र। देखिए निग्राहिता का जब हम परिभाषा लिखते हैं तो निग्राहिता का परिभाषा क्या होता है, निग्राहिता का परिभाषा यही होता है, निग्राहिता का परिभाषा क्या होता है, यही होता है कि वह अधिकतम उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र, वह अधिकतम उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र, उत्क्रम मतलब उल्टी दिशा में लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र जो कि नरम लोहा के भीतर, नरम लोहे के भीतर चुंबकीय गुण को शून्य कर दे, भीतर चुंबकीय गुण को शून्य करने के लिए आवश्यक हो, शून्य करने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाता है, निग्राहिता कहलाता है, आवश्यक हो। कितना अच्छा सा आंसर है। वह अधिकतम उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र, वह ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र जो हमें चाहिए होगा किसी भी नरम लोहे के अंदर चुंबकीय गुण को पूरा खत्म करने के लिए। पूरा चुंबकीय गुण को खत्म कर दो, जीरो कर दो, इसको वापस से नरम लोहा बना दो। वो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र जो नरम लोहे के भीतर चुंबकीय गुण को शून्य करने के लिए आवश्यक होगा, उसे हम क्या कहते हैं, निग्राहिता कहते हैं। अंग्रेजी में शायद इसे कोएरिटी, इंग्लिश में इसका कुछ अच्छा सा नाम है, याद नहीं आ रहा, CCO से स्टार्ट है, कोएरिटी कुछ है, कुछ कोएरिटी करके कुछ है, कोहेरिटी ऐसे कुछ है, याद अभी नहीं आ रहा। तो निग्राहिता क्या है, इसकी निग्राहिता कम होती है। निग्राहिता कम होने का मतलब समझ रहे हो, निग्राहिता कम होने का मतलब है कि कम चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ता है, वापस से ये नरम लोहा बन जाता है। कम चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ेगा, वापस से ये क्या बन जाएगा, नरम लोहा बन जाएगा। कम निग्राहिता होती रखता है नरम लोहा, कम निग्राहिता ये भी रखता है, स्थायी चुंबक भी कम निग्राहिता रखता है, कम चुंबकशीलता रखता है, ये चुंबकशीलता भी कम रखता है, म्यू की वैल्यू भी इसकी कम होती है ना, ये उच्च चुंबकशीलता रखता है, इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। याद रखिएगा, ये चार पॉइंट लिख लीजिएगा, 2 अंतर लिखने के लिए कहा गया था लेकिन आप 4 लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 2 शब्द थे, धारणशीलता और निग्राहिता, ये 2 शब्द के अर्थ समझा हमने, ठीक है। इसको और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। धारणशीलता और निग्राहिता, ये 2 शब्द को हम लोग कल और डिटेल में जानेंगे। कल हम लोग शैथिल्य लूप पढ़ेंगे, उसमें ये 2 शब्द फिर से मिलेंगे हमें, कल ये 2 शब्द हमें फिर से मिलेंगे, तो इनको फिर से हम लोग एकदम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल इतना जान लीजिए, कल इसके बारे में फिर से चर्चा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किसी स्थान पर B का मान 0.77 ऑर्स्टेड है और नमन कोण 30 डिग्री है, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व की संपूर्ण तीव्रता की गणना कीजिए। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आपको क्लास में करा चुका हूं। इसका आंसर आपको याद होगा, नहीं याद तो फिर से बता दे रहे हैं।
बी का मान देखिए दिया हुआ है, बी का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पृथ्वी के किस स्थान पर बी का मान, मतलब कंप्लीट जो चुंबकीय क्षेत्र है 0.1732 ये दिया हुआ है। और स्नवन कोण भी दिया हुआ है, थीटा का मान भी दिया हुआ है 30 डिग्री। कह रहा है कुछ स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व की संपूर्ण तीव्रता बीई का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा बीएच दिया है क्या, संपूर्ण तीव्रता पूछ रहा है, बीई पूछ रहा है, शायद बीएच दिया हुआ है, ये आपको शायद बीएच दिया है ना, पृथ्वी के किसी स्थान पर ना, जब पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र कह दे तो शायद ये मुझे लग रहा है कि बीएच दिया है, बिल्कुल ये बीएच दिया है आपको, है ना। जब पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र कहे ना तो ये बीएच आपको दिया होगा, ये बीएच दिया होगा। बीई आपको निकालना है, संपूर्ण तीव्रता निकालना है, तो आसान तो है यार, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला आपको बताया है, बीएच बराबर क्या होता है, बीएच बराबर होता है, ब्रिलियंट में इसका तरीका गलत दिया हुआ है, ब्रिलियंट की किताब में इसका तरीका गलत दिया हुआ है। बीएच बराबर फॉर्मूला होगा बीई कॉस थीटा। बीएच का वैल्यू ये दिया हुआ है 0.1732, ये दे रख दो यहाँ पे, बराबर बीई का वैल्यू हमें निकालना है कॉस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है ना थीटा का मान, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। ये क्या है आपको पता है, ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है √3/10, ये √3/10 होता है 0.1732। पहले तो जान लीजिए ये वैल्यू क्या होती है, ये जो वैल्यू है 0.1732 इसको आप लिख लीजिएगा, ये जो होता है ये होता है √3/10 का वैल्यू होता है, ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है। जब √3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 0.1732, तो ये वैल्यू हमें दिया हुआ है √3/10 का वैल्यू दिया है, बराबर ये दिया हुआ है बीई इंटू में कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। अब इसको डिवाइड से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5 बार में, और बीई बराबर आ जाएगा कितना, बीई बराबर आ जाएगा 1/5, और 1/5 होता है 0.20, 1/5 किसका होता है, 0.20 का मान होता है। छुट्टी चाहिए इनको, कभी टाइम पे छुट्टी लिए हो हमसे जो आज चाहिए, कभी आपने हमसे टाइम से छुट्टी ली है जो आज आपको मिलेगी। चलिए आगे आगे देखिए, तो इतना टेस्ला लगा दीजिएगा। रमन भैया पानी है, बहुत गर्मी है भाई साहब, लाइट नहीं, छुट्टी चाहिए तो बी टेस्ला लगा दीजिएगा, इसका मात्रक, ठीक है, क्या लगा दोगे इसका मात्रक, टेस्ला TESLA, टेस्ला लगा दोगे इसका मात्रक, ठीक है। चलिए पृथ्वी के दो चुंबकीय तत्वों को परिभाषित करें, अरे द्विचुंबकीय नहीं 3 लिख देना भाई, कौन कौन से लिख दोगे इसमें, दो चुंबकीय तत्व, एक लिख दोगे दिक्पात का कोण, लिख लोगे कि नहीं दिक्पात का कोण, पूरा लिख देना डिटेल में, इसका दिक्पात का कोण क्या होता है पूरा लिख देना, आंसर आप लिख दोगे आगे क्या होता है, ठीक है। वापस दूसरा चुंबकीय तत्व कौन सा लिखोगे, नमन कोण लिख देना, नमन कोण लिख देना। तो दो चुंबकीय तत्व, इसको बारे में डिटेल से लिख देना, परिभाषा लिख देना, हो गया। 2024 में पूछा था आपसे, 2024 में मतलब इसी साल पूछा था, 2 नंबर में पूछा था। लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से आए थे लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे आंसर आपको अपने से लिखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का कोई आंसर मैंने लिख कर नहीं लाया हूँ, ये सबको अपने से लिखना है आपको। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लव चुंबकीय पदार्थ के गुणों को लिखें। 2021-2024 में पूछा था, 5 नंबर में पूछेगा, LAT मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको अपने से लिखना है। ये सारा कुछ क्लास में करा चुका हूँ मैं, ये सब कुछ क्लास में करा चुका हूँ, तो आपको ये करना है अपने से, होमवर्क है ये आपका, ये होमवर्क है आपका, अपने से आपको कॉपी में करना है, ठीक है। आगे देखिए, निरक्षीय स्थिति में किसी छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। निरक्षीय स्थिति याद है ना, निरक्षीय स्थिति कुछ ऐसे होती है, मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसका जो है बीच में O पॉइंट होगा, आधा दूरी ये L होगा, आधा दूरी L होगा, ये होता है ना। अब इसके केंद्र O से अगर मैं R दूरी पर कोई बिंदु P पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूँ, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बताइए। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, ये फॉर्मूले का डिराइव करने के लिए कह रहा है, और कितने नंबर में पूछा है, 5 नंबर में पूछा है, तो फॉर्मूले का डिराइव भैया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, μ0 अपॉन में 4 पाई, और क्या होगा m अपॉन में r3, ये हो जाएगा, हो जाएगा सभी से, हो जाएगा सभी से, बताइए, कहोगे हाँ सर हो जाएगा। 2020-2022 ये पूछा है, करने के लिए अपने से करना, इसे होमवर्क में डिराइव करना,
मैं सब करा चुका हूँ क्लास में, सब कुछ क्लास में करा चुका हूँ। ये मत कहना कि सर अपने से करने के लिए दे रहे हैं, सब क्लास में कराया जा चुका है। अगर आप उस दिन थे तो, अगर आप नहीं देखे हो तो फिर बाद में कहोगे कि सर अपने से करने के लिए कह रहे हैं। सर अपने से करने के लिए नहीं कह रहे हैं सर, ऑलरेडी करा चुके हैं आपको क्लास में, है ना, करा चुका हूं ना ये सब चीज। बताइए, इसको क्लास में कराया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से झूलते क्षण चुंबक के दोलन काल का व्यंजक टी बराबर ही, फॉर्मूला कौन सा प्रूव करने के लिए कह रहा है, ये वाला फॉर्मूला प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो ये भी क्लास में कराया है, क्लास में कराया है ना ये फॉर्मूला प्रूफ। इसको भी प्रूव करिए, अपने से प्रूव करिए, प्रूव इट बाय योरसेल्फ, प्रूव इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, अपने से इसका प्रूफ करिएगा, ये आपके लिए है, ठीक है। बोर्ड बंद हो चुका है, चलिए काली काला बोर्ड, छुट्टी छुट्टी, अब तो छुट्टी हो ही गई, अब तो छुट्टी हो ही गई भाई, अब तो मुझे पता है। रुक रो रुक रो रुक रो, पोल करा दें, एक बार पोल करा देते हैं जल्दी से, ठीक है, क्लास ओवर हो जाएगी, बस पोल करा देते हैं, पूरा सब कुछ मिल जाएगा आपको अभी, ठीक है, अपलोड करा देते हैं, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सॉल्व करिए, बस यही तक था, आज की क्लास यही तक थी, ठीक है। बाकी अब फास्ट ट्रैक रिवीजन वगैरह कुछ कराना पड़ेगा, अब मतलब कि वही है अंतिम में जो कराते हैं। तो अगर आज क्लास में मज़ा आया हो तो फिर बताइए, जल्दी जल्दी समझ में भी आया होगा टॉपिक। सुबह उठ करके बहुत मेहनत करके आपके लिए टाइप करके लाया था। फॉर्मूला शीट आपको 8 बजे शाम को मिल जाएगी, शाम को 8 बजे आपको फॉर्मूला शीट पाईटी पे मिल जाएगी, पूरे चैप्टर की फॉर्मूला शीट तैयार कर ली है, मिल जाएगी, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, बोर्ड बंद हो चुका है, इसको सही करते हैं तब तक हम लोग, ठीक है। 35 नंबर वाली क्लास अगले संडे को आएगी, ठीक है, अगले संडे को वाईटी पे आएगी।